चलिए, और ये जो कह रहा है कि जो सेकेंड नंबर है, द सेकेंड टर्म यानी कि T2 जो है, T2 वो है ग्रेटर देन है T4 से बाई 18, तो T4 प्लस 18, ये दो कंडीशंस दिए हुए हैं। इन दो कंडीशन से आपको क्या करना है, आपको कॉमन रेशियो भाई बताना है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हमने। चलिए, तो किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का आंसर सी आ रहा है, ठीक है। तो लो ऑप्शन मैच करा लेंगे, ऑप्शन मैच करा लेंगे अगर हमें कुछ इस टाइप का मिल गया तो। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारे पास दिया हुआ है कि जो T3 है वो T1 से 9 अधिक है, और जो T4 है या टी सेकेंड जो है वो T4 से 18 अधिक है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। T2 जो है T4 प्लस 18, और T3 जो है T1 प्लस 18, T3 T1 प्लस 18, T2 जो है T4 प्लस 18, ठीक है। दे देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग का आंसर आ रहा है -2 -2। तो देखिए ऐसा है कि चार टर्म जीपी में है, तो ए, पहला टर्म ए मान लीजिए, दूसरा टर्म ए आर हो जाएगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। अब जीपी की प्रॉपर्टी हमें अलग से यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये T3 क्या है, ए आर स्क्वायर है, तो कहेंगे कि ए आर स्क्वायर जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 9 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ए आर स्क्वायर माइनस ए की जो वैल्यू होगी दिस शुड बी 9। सिमिलरली T2 क्या है भाई, ए आर है, तो ए आर इक्वल्स टू ए आर टू दावर 3 प्लस 18 है, प्लस 18। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि ए आर माइनस ए आर क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो 18 है। कॉमन रेशियो -2 आ रहा है सभी को। तो देखिए हम अभी इसको प्रूव कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को दोनों से डिवाइड कर लीजिए, तो हम कहेंगे कि तो ऊपर से ए कॉमन निकल जाएगा, इसको ये 1 है, ये 2 है। अगर हमें सेटिस्फाई कराना है, हम सीधे फाइनल आंसर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन आर स्क्वायर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए को यहां से भी कॉमन निकालेंगे, आर माइनस आर टू दावर 3, एंड दिस इक्वल्स टू 9/18 हमें मिला। और ए से ए तो कैंसिल हो गया भाई, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये देखो ये r-1 हमें मिला, और यहां से r+1 मिलेगा ऊपर वाले में, और नीचे से देखो r कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस आर स्क्वायर मिलेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 9/18 जो होगा वो, चलिए एक बार और लिख देते हैं, ये 1 माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर -1 था, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो -1 टाइम्स में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आपको कि -1/r की जो वैल्यू है वो 1/2 मिला, तो r की जो वैल्यू है वो -2 मिलेगी। क्लियर है भाई। तो मैं यहाँ पे कोई भी कुछ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने किया है, जो सी आंसर दे रहे थे उनका आंसर गलत था, ठीक है, बाकी बी वाले सभी सही हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने किया है, कोई बोल नहीं रहा है भाई, ट्राई करके आंसर बताइए तो क्वेश्चन नंबर 2 का। एम आई ऑडिबल,
ट्राई कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इंटरेक्टिव रहिए भाई, इंटरेक्ट करते रहिए तो ही पता चलेगा ना आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इंटरेक्शन दोनों तरफ से रखिए। चलिए, सबको आना चाहिए, उतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर एपी का सम आपको क्लियर है तो। निधि, आपने इसको सॉल्व किया है? अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? चलिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था भाई। कह रहा है कि H2n जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Sn के बराबर है, तो S3n अपॉन Sn की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको दिया हुआ S3n, नहीं S3n नहीं है, H2n है। H2n जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Sn के बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ Sn के बराबर है। आपको फाइंड आउट करना है S3n अपॉन Sn। वेल डन आनंद, गुड, सही है आंसर। और किसी का रिप्लाई नहीं आया तो देखिए, H2n अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दिस इज 2n अपॉन वॉट, 2n अपॉन 2, n बाई 2 होता है, Sn क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n बाई 2 यानी 2n बाई 2, 2a प्लस n कितना है, n के जगह पे 2n है, 2n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d मान लीजिए, एंड दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n बाई 2, ये मिलेगा आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने इसको लिख लिया, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपको और n से n ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको मिला 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और इस साइड आपको मिलेगा 3/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिला।
इस 2 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपको 4a मिलेगा, 4a प्लस दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ, ये कर लीजिए 4n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, 4n माइनस 2 इंटू डी। इधर मिल जाएगा 6a प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3 हो गया, 3n माइनस 3 ये मिल गया इंटू डी। इसको इधर लेके आएंगे तो 2a की वैल्यू, ये 4a इस साइड आएगा तो 6a माइनस 4a 2a हो गया, 2a तो, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो आपको मिलेगा 4n माइनस 2 और यहां से मिला माइनस कितना मिलेगा 3n और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस 3 इंटू डी हो गया। ये इस साइड आया और ये इस साइड चला गया तो आपको यहां पर मिलेगा ये कितना हो गया, 4n में से 3n गया, n बचा और 3 माइनस 2 1 हुआ इंटू डी। तो 2a की जो वैल्यू है वो इतने के बराबर आई हुई है। अब आप यहां से कर सकते हो, आपको क्या निकालना है, s 3n अपॉन sn फाइंड आउट करना है। s ऑफ 3n की जो वैल्यू होगी वो अगेन क्या होगा 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पे 3n हो जाएगा एक्चुअली 3n, और यहां पर ये कितना है n ही है तो दिस विल बी n बाई 2 इंटू ये आपको मिला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल गया। तो देखिए ये n से n तो ये कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो आपको ऊपर मिल गया 3 मिल गया, 3 टाइम्स ऑफ इस 2a की वैल्यू को यहां से n प्लस 1 रख दे रहे हैं तो दिस विल बी n प्लस 1 इंटू डी, n प्लस 1 इंटू डी, और इस साइड भी आपको मिल गया 3n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई ये कितना मिल जाएगा, ये 2a के जगह पे n प्लस 1 इंटू डी रख दो और यहां पर प्लस यहां पर आपको मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ऊपर से d कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आपको 4n मिल गया, 4n इंटू 3 तो 12n हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहां से प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2n मिल गया तो दिस विल बी 6 आंसर। ठीक है, 2 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है, पता नहीं लोग रिप्लाई आज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ट्राई कीजिए कि रिप्लाई करें। ठीक है भाई, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है, राइट यस और नो, और क्लियर है तो बोलिए आगे बढ़े। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला स्पेशल सीरीज है उसको छोड़ दीजिए, या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी पढ़े हो क्या आप लोग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी? यस सर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिए। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, आपको मैंने सॉल्व करने को दिया था, ये सॉल्व करके आते तो पता चलता कि क्या करना है। नंबर 3 को कीजिए। सभी लोग पहले फॉर्मूला लिखे, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लिखिए कंडीशन के साथ। आंसर नहीं, पहले ये बताइए कैसे होगा, मतलब जो मैं पूछ रहा हूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जीपी। हाँ आदर्श सही है, लेकिन एक और यहाँ पे हमने पूछा कि ये कब वैलिड होगा, ये कब वैलिड होगा।
वेरडन तान्या, वेरडन आनंद, आनंद कुमार, आनंद एक आदर्श आनंद है। आदर्श ये कंडीशन नहीं क्या है, ये इसका मतलब आप लोग बना सकते हैं। चलिए भाई, दीक्षा कंडीशन कंडीशन अनमोल आंसर सही रिप्लाई मॉड लिखते हैं, मॉड आर, ठीक है, मॉड आर अगर नेगेटिव लेस देन 1 होना चाहिए, मैग्नेटिव आर लेस देन 1 होना चाहिए। गुड, इसको सर आवाज लैग कर रहा है आपका। वॉइस लैग कर रहा है क्या? नेट नहीं सही है क्या? भी कुछ देर में ठीक हो जाएगा, घर से ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, अगर किसी को वॉइस लैग हो रही है तो कोई इश्यू नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए ये चैट सेक्शन में। गलत आंसर है आनंद। अभिनव ये क्या कर रहे हो? बी, बी जी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सब का आंसर गलत है। रोशन, हाँ रोशन, वेल्डन, रोशन का आंसर सही है। ये क्या ऐसे हिंट एंड ट्रायल वाला नहीं, तुक्का वाला नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर के हाइट से, आनंद कुमार गलत आंसर है। 10 मीटर के हाइट से क्या कर रहा है, गिराया जा रहा है। अब कह रहा है कि वो इस टाइम इट बाउंस बैक टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए क्या हो रहा होगा, ये रहा होगा कि भाई पहले तो एक हाइट से गिराया गया। देखिए पहले क्या किया कि मान लीजिए यहां पर ग्राउंड हो, यहां से इसको ड्रॉप किया गया यहां पर, ठीक है। पहला तो हाइट 10 मीटर इसने ट्रेवल किया। अब यहां से बॉल जो है बाउंस करेगा तो यहां तक चला आया, हाफ तक, ये 5 मीटर अपवर्ड के लिए, और फिर ये 5 मीटर के हाइट से नीचे आएगा तो 5 मीटर डाउनवर्ड के लिए, 5 मीटर डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जंप में फिर जैसे ये यहां से गिरा तो यहां पर फिर ये क्या होगा, बाउंस करेगा, और बाउंस करने का फिर आधा गया 2.5। तो इसका कुछ मतलब ऐसा होगा कि अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस विल बी क्या होगा, पहले तो 10 मीटर था भाई, फिर दूसरे में जैसे ही पहला जंप लेगा तो 5 मीटर अपवर्ड जाएगा, ठीक है, 5 मीटर ऊपर वाला डिस्टेंस, और फिर नीचे गिरेगा तो 5 मीटर डाउनवर्ड वाला डिस्टेंस, डाउनवर्ड को डी लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 2.5 उसका आधा जो है ऊपर जाएगा अप, और फिर उतना ही नीचे आएगा डाउन, फिर उसका आधा ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होते जाएंगे तब तक जब तक वो क्या हो जाए, जाकर जीरो ना हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो देखो ये हो क्या रहा होगा, ये तो पहले क्या मिला आपको, 10 मिला, प्लस दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 5, प्लस दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2.5। अब क्या होगा, दिस इज प्लस
2 टाइम्स ऑफ 2.5 का आधा, 2.5 का आधा क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से, प्लस इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये 10 तो यहां पर हो गया भाई, इसका मतलब ये 2 कॉमन निकाल लो तो आपको मिला है 5/2 प्लस ये 2.5 को 5/2 हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा 5/2, ये 5/2 2.5/2 इंटू 2, 5/2 का होल स्क्वायर आपको मिल गया, एंड दिस इज सो ऑन। तो आपको मिल गया दिस इज 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या होगा a/1 माइनस r, a की वैल्यू कितना है तो फर्स्ट टर्म जो होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/1 माइनस r कितना है इसका 1/2 हो जाएगा। तो दिस विल बी 10 प्लस ये 2 इंटू 5 है तो ऊपर तो 10 हो गया, और नीचे 1 माइनस 1/2, ये भी 2 हो 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर चला गया तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, एंड दिस इज ओवरऑल 30 मीटर। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को, राइट यस और नो? क्लियर है तो बोलिए आगे बढ़े, अदरवाइज इसको फिर से एक बार समझा सकते हैं। दो ही 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है भाई? ओके, शायद किसी को वॉइस का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, पहले एक 10 वाला, देखिए 10 वाले को 2 बार ऐड नहीं क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 10 जो है सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इस हाइट से हम क्या कर रहे हैं बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इस हाइट से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने वो 10 हुआ। अब जैसे ही ये सरफेस पर बॉल आया ये फिर जंप करेगा, जंप करेगा कहां तक जंप करेगा, पहले वाले का आधा, पहला कितना था 10 का हाइट से ड्रॉप किया जा रहा था, तो अब उसका आधा 5 तक इसने किया। अब ये 5 तक आया तो 5 तक आके रुक थोड़ी जाएगा, जहां तक आया फिर वहां से नीचे जाएगा, ये तो वहां से फिर नीचे आएगा, तो फिर इसका मतलब 5 ऊपर जाने में ट्रेवल हुआ था तो 5 वही सेम नीचे आने में भी ट्रेवल होगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा है 5 अप एंड 5 डाउन। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही 5 अप गया था 5 डाउन आया तो फिर उसने सरफेस पर टच कर लिया, फिर सरफेस से फिर वो बाउंस बैक होगा और फिर 5 का आधा 2.5 यानी 5/2 बाउंस किया तो अप आया, ऊपर आएगा। अब ये 5/2 हाइट पर यानी कि 2.5 मीटर हाइट पर आने के बाद ये रुक थोड़ी ना जाएगा, ये फिर नीचे गिरेगा, तो 2.5 फॉर अप एंड 2.5 फॉर डाउन, तो 2.5 डाउन हो गया। अब फिर उसने क्या किया, फिर नीचे आएगा तो फिर वो सेम 2.5 के आधे से ऊपर जाएगा और उतने से ही नीचे आएगा, और ये प्रोसेस टिल द रेस्ट में आते तक, मानी बॉल के रेस्ट में आते तक ये प्रोसेस क्या होगा कंटिन्यू रहेगा। दैट मींस इसका अगर हम कुछ इस तरह से ग्राफ जैसा दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई आपको यहां से एक बॉल ड्रॉप किया इस तरह से, नेक्स्ट टाइम यहां पर गिरा, यहां पर इसने क्या किया इस तरह से ड्रॉप हुआ, तो अब ये 2.5 यानी 5 मीटर हाइट तक ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर बाउंस हुआ, और फिर देखिए अब दूसरे कलर, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ, फिर ये 2.5 हाइट तक गया, फिर 2.5 नीचे गया, तो यानी कि यहाँ तक आया, ये 2.5 मान लो। ये प्रॉपर हाइट इस तरह से वर्टिकल हाइट लेंगे, हाइट क्या लेंगे वर्टिकल लेंगे, फिर यहाँ से ये बाउंस करेगा और ये फिर ऊपर की ओर फिर आधा जाएगा, आधा गया फिर नीचे आया, फिर आधा जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर आधा जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे 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 चलते जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? जो लोग रिपीट करने के लिए कर रहे थे हमने प्रोसेस समझा दिया इसमें। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, इस ये जो 5 जाए 2 टाइम्स में आया तो 2 इंटू 5, ये 2.5 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स ऑफ 2.5, उसके बाद 2.5 का आधा जो है वो भी 2 टाइम्स आएगा, तो ये प्रोसेस जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब 2 टाइम्स आते चले जाएंगे, तो इस तरह प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। तो कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज द सम ऑफ ऑल दैट फॉलो इट। ठीक है, एंड एनी टर्म इज द सम
of all that follow it, find the common ratio of infinite GP. कोई भी सर टर्म कुछ जो है, हाँ, कोई भी जो टर्म है अपने पहले वाले टर्म जो उसको फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो कि 1 2 3 1 2 3 हुआ, तो जो थर्ड टर्म जो होगा वो दोनों टर्म के सम के बराबर होगा, ये बोल रहा है। यानी कि जो कोई भी टर्म अगर उठाते हैं आप, तो अपने पीछे वाले टर्म के सम को फॉलो कर रहा है वो। क्लियर है भाई? आई थिंक ये स्पेशल जैसा हो जाएगा। लेट मी चेक। कर सकते हो आप, कीजिए। Any term is the sum of all that follow it. नहीं, बाद वाला है, बाद वाला कह रहा है कि कोई भी टर्म अगर हम लेंगे nth टर्म, तो उसको फॉलो करने वाले नहीं, उसके बाद वाले टर्म ना, उसके बाद वाले टर्म जो है वो उसके सम के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, बाद वाले। अंजन, आपका वीडियो ऑन हो गया है, उसको ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्ब होगा। रिपीट कीजिए तो एक बार क्वेश्चन। ये कह रहा है ना कि कोई भी जो टर्म है nth टर्म ना, उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करेगा उसके बाद वाला टर्म, उसके बाद वाले यानी nth टर्म का जो सम होगा वो, अगर ये यानी tn की बात करें, जैसे अगर हम tn की बात करेंगे, अगर हम सिंपली tn की बात करते हैं, तो tn जो होगा, अगर tn आप लिखते हो तो tn की वैल्यू tn प्लस 1 प्लस tn प्लस 2 प्लस tn प्लस 3 प्लस tn प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे जा रहा है। ठीक है, हाँ, रोशन का आंसर सही है, गुड। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो इनफाइनाइट टर्म का जो पहला टर्म है वो a है, a जो है वो कह रहा है कि 1 है। अब ये कह रहा है कि कोई भी टर्म अगर आप लेते हो, सपोज कीजिए कि हमने tn लिया, वो tn जो है उसको फॉलो करने वाले, तो यानी कि tn के बाद के जो सभी नंबर होंगे, हाँ आनंद 1/2 सही है, उनके बाद वाले जो भी टर्म होगा, मान लो tn प्लस 1 प्लस tn प्लस 2 प्लस tn प्लस 3, वो उनके बराबर होगा, इस तरह का कंडीशन, और ये चलते ही जाएगा, ये चलते ही जाएगा।
तो टीएन को तो आप जानते हो, अगर कॉमन रेशियो मान लेते आर है, कॉमन रेशियो क्या है, आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितना होगा, ए इंटू आर होगा, ये कितना होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन होगा। और यहां पर ये देखिए ए आर का पावर ये एन माइनस वन होता है, तो एन प्लस वन माइनस वन, तो ए आर का पावर एन हो जाएगा, दिस विल बी ए आर का पावर एन प्लस वन, दिस विल बी ए आर का पावर एन प्लस टू हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलते रहेगा। इस ए की तो वैल्यू, इस ए की वैल्यू कितनी होगी, ए को हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ए आर का पावर एन को भी कॉमन निकाल लीजिए, ए आर का पावर एन को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा वन, ये कितना होगा, एन कॉमन निकल गया तो एक पावर बचेगा, तो आर हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस दिस इज एंड सो ऑन। ठीक, ये ए की वैल्यू वन दिया हुआ है तो वन दोनों तरफ रख लेंगे, नहीं भी दिया रहता है तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है ये, तो ए को हटा लीजिए क्योंकि ए की वैल्यू वन दिया है, दिस इज आर का पावर एन माइनस वन, और ये आपको मिलेगा आर का पावर एन, और ये हो गया, ये वन ओवर वन माइनस आर हो जाएगा, वन ओवर वन माइनस आर। ये अगर इसको कटाएंगे तो वन बाई आर इस साइड मिल जाएगा, वन बाई आर इस साइड मिलेगा। इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपैरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू वन माइनस आर के बराबर आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज टू आर की वैल्यू वन, तो आर की वैल्यू वन बाई टू मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे मतलब लैंग्वेज से खेला हुआ था, सिर्फ लैंग्वेज का प्ले था, जो भी लैंग्वेज को समझ लेगा उससे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया होगा सभी से, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, शायद आपको सर ने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, हो जाएगा क्या ये? यस सर। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोई बता पाएगा? अच्छा, तान्या प्रीवियस पेज, हाँ कोई कॉन्सेप्ट बताइए, तो मैं यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा? सी दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है उसका? अनम्यूट करके अपने आप को, क्वेश्चन नंबर सर 5 का कॉन्सेप्ट। हाँ सर इसका कॉन्सेप्ट वो वाला हुआ कि अगर कोई टर्म है वो फर्स्ट टर्म से nth टर्म पे है और लास्ट टर्म से भी nth टर्म पे सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों का सम और फर्स्ट और लास्ट वाला सम के इक्वल होगा। एग्जैक्टली exactly. किसी भी एपी में, ये एपी की प्रॉपर्टी है कि अगर आप एपी में मतलब राइट हैंड साइड से जितने डिस्टेंस पर जाते हो और जो टर्म मिलता है उतने ही, ठीक है, लेफ्ट साइड से उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जो टर्म मिलेगा उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड टर्म फ्रॉम इनिशियल, ठीक है, या फ्रॉम स्टार्टिंग, एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, ये दोनों का जो सम होगा वही सम फर्स्ट और लास्ट का भी होगा। सेम बात अगर थर्ड टर्म लेते हैं, थर्ड टर्म फ्रॉम फर्स्ट, या थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इन दोनों का भी सम ये हमेशा बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आप लोगों ने करवाया हुआ है, आई थिंक सर ने आपको करवाया हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एचपी का है, इसको छोड़ दीजिए। यहां पर इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज, कर सकते हो क्या ये? यस सर। हाँ ट्राई कीजिए तो सभी लोग, किसको लीव कर दे, आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे कि कोई भी टर्म जो है उसके बाद वाले दो टर्म के सम के बराबर हो रहा है, तो क्या होगी, अनंत आगे।
अच्छा, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है। चलिए इस तरह से बताते रहिए तो हम क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देयर आर 4 नंबर्स ऑफ विच द फर्स्ट 3 आर इन जीपी। कह रहा है 4 नंबर है जिसमें से पहले 3 जो है वो जीपी में है और लास्ट 3 जो है, लास्ट 3 वो एपी में है। वो क्या है? एपी में है। कह रहा है कि हुज कॉमन डिफरेंस इज 6, जिसका कॉमन डिफरेंस कह रहा है कि भाई 6 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट एंड इफ द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर आर इक्वल। कह रहा है कि पहला नंबर और अंतिम नंबर क्या है? इक्वल है। तो आपको कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है दैट आर इन जीपी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ट्राई कीजिए तो सभी लोग। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर हैं। सपोज कीजिए कि हम ऐसे एट रैंडम ले ले रहे हैं कि ए बी सी डी 4 नंबर हैं। ए बी सी डी ये 4 नंबर्स हैं, जिसमें से ये पहले 3 नंबर जीपी में है। पहले 3 नंबर जीपी में है और लास्ट 3 नंबर्स ये होंगे भाई, ये एपी में है। एपी में। और अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सीडी जो है कॉमन डिफरेंस वो 6 दिया हुआ है, आई थिंक 6 है। और कह रहा है पहला वाला टर्म और अंतिम वाला टर्म बराबर है। यहां पे दिया हुआ ए इक्वल्स टू डी है। तो ये जो पहला टर्म जो जीपी में है उसका कॉमन रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है भाई। उसका कॉमन रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? ए की वैल्यू 1 आया है। गलत आ रहा है, ए का वैल्यू 1 नहीं आएगा। चारों जीपी में नहीं है भाई, सिर्फ ए बी सी जीपी में है, नॉट चारों नंबर। ए बी और सी जीपी में है। रोशन का आंसर आ गया और है सही आंसर है। वेल डन रोशन। आनंद कुमार का भी सही आंसर आ गया। रोशन का आंसर सही आ रहा है। अभिनव आपका आंसर गलत है बाबू, चेक कर लीजिए एक बार। कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक लग रहा है आपसे हुआ है। देखिए अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी कह रहा है कि जीपी में है। ए बी सी ये जीपी में है। तो अगर ये 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाला जो नंबर होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है भाई,
तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बी जो होगा वो रूट अंडर ए सी, यानी कि हम बी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू सी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट थ्री नंबर क्या कह रहा है, बी सी डी, ये क्या है, एपी में है। ये क्या कह रहा है, एपी कौन सा में है। गेम खेल रहे तेजस? हाँ, ये कैसे खेलना है? इससे स्पीड होता है। ये सब गेम खेल रहे हैं यहीं पे, देखो हाँ तान्या सही आंसर है। बी सी डी क्या है, एपी में। अब कह रहे हैं कि डी पहला टर्म और बी सी डी क्या है, एपी में है, और कह रहे हैं कि पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि बी सी ए ये भी एपी में होगा। डी के जगह पे ए हमने ले लिया भाई, ए ले लिया। अब देखिए हम कह सकते हैं कि सी की जो वैल्यू है होगी वो बी प्लस 6 के बराबर होगी क्या, b प्लस सी की वैल्यू, ये b में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा भाई c। उसी तरह a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू उसमें हमने c ऐड कर दिया, c में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। c की वैल्यू b प्लस 6 मिला है तो 6 प्लस 6 12, तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, b प्लस 12 होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ए माइनस बी की जो वैल्यू मिलेगी, ए माइनस बी की वैल्यू वो हो जाएगा 12। क्लियर है क्या, इतने में किसी को कोई डाउट है? बताइए। कोई बोल नहीं रहा है भाई, सब गेम खेलने चले गए क्या? लगता है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपको बी स्क्वायर मिला है, बी स्क्वायर, वो ए को तो ए की वैल्यू आप इसको ए के टर्म में लिख लीजिए, ए की वैल्यू यहां पे b प्लस 12 मिला है, ए की वैल्यू b प्लस 12 मिला है ना, तो यहां पर ए की वैल्यू b प्लस 12 लिख लीजिए, b प्लस 12। और इस c की वैल्यू को आप यहां से c की वैल्यू को आप लिख सकते हो a माइनस 6, और a को आपने लिख दिया कितना, b माइनस, ये b के टर्म में एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, तो b प्लस 12 c टू b प्लस 6, क्या, ऊपर में आप लिखें c इक्वल टू b प्लस 6। ये b प्लस 12 है, अब b प्लस 6 हो जाएगा। हाँ, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो b की वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, b की वैल्यू -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो उसके बाद a और c सब आ जाएगा। ठीक है ना, b का जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे a इंटू सी का वैल्यू आ जाएगा भाई, a इंटू सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपको टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे इसमें। बताइए तो a कितना आ रहा था, a 4 आएगा भाई, a कितना आएगा, a जो है वो 4 आएगा। सर 8 ना आएगा, नहीं, और c जो है वो a माइट बी इक्वल टू 12 है। अच्छा ये देख लेते हैं हम, ठीक है, तो देखिए ये आपको ये b इतना ही आ रहा है ना, b को ट्राई कियो, ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम इसको कर ही लेते हैं, ये b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर, ये हो गया, ये 6 और प्लस 12 18 हो जाएगा, 18 b, और ये हो जाएगा 72।
72, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -4 18b की जो वैल्यू होगी वो -72 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा कितना भाई, तो -4। सही है, b की वैल्यू -4, तो a की वैल्यू a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, a की वैल्यू 8 आ रही है। अब a की वैल्यू 8 आ रही है तो किसी एक में रख दीजिए, a की वैल्यू 8 आएगी तो 8 यहाँ पे रख दीजिए। c की वैल्यू इसमें हमने रख दिया a की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया। c की वैल्यू 8 - 6 2। तो आपको इसका मतलब ए बी सी जीपी में था, a की वैल्यू आया है 8, b की वैल्यू आया है -4 और c की वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो -4/8, तो -1/2, दिस शुड बी द कॉमन रेशियो। क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सब नहीं, इसमें कौन कौन सा बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताया हुआ है आपको। इसमें चाहता हूं कि अब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15, बाकी ये दोनों जो है वो आप नहीं बना पाओगे अभी, स्पेशल सीरीज आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 ही बनाइए। इसमें लोग सॉल्व करके आते सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पूछते तो बहुत अच्छा होता। नहीं चलिए कोई बात नहीं, इसमें सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है, देन स्पेशल सीरीज वगैरह पढ़ने के बाद और आप आइडिया आपका एक्सप्लोर होगा, आप चीजों को समझने लगोगे, क्योंकि वहां से स्पेशल सीरीज ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। तो जहां से ऑब्जर्वेशन आपने सीखा कि कैसे टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो वहां से आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस लगने लगे आपसे। ठीक है, ट्राई कर रहे हो आप लोग, एक बार रिमाइंड कराते रहिए आप लोग कर रहे हो तो, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर दूंगा करना। तान्या, आनंद, अनमोल, अभिनव ट्राई कर रहे हो? निधि आज एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं की हो। क्लास सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं करेंगे भाई, ठीक है, क्लास करेंगे तो इंटरेक्शन बनाए रखिए, अदरवाइज मत कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ था, इस तरह का टर्म जब भी आपको मिले तो रेशनलाइज करना होता है, ये आपने देखा था, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसका nth टर्म आप समझ सकते हो कि nth टर्म क्या होगा। nth टर्म क्या होना चाहिए, देखिए तो पहला टर्म 3 है, ये पहले वाले टर्म को अगर हम ले रहे हैं, 7 है, 11 है, रूट के अंदर है, बाद में की बात है, रूट के अंदर क्या क्या है, 3 है पहला टर्म, दूसरा टर्म है कितना, 7 है,
तीसरा टर्म है 11। तो अगर इसका nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है, nth टर्म, तो nth टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका जो tn होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4n, और ये -4 और +3, तो प्लस -1 हो गया। तो 4n -1 टाइप का नंबर है। तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब कि अगर आपने क्या है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, सम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब पहला टर्म दिया हुआ है 1 अपॉन पहला टर्म दिया हुआ है 1 अपॉन √3 प्लस √7 प्लस दूसरा टर्म दिया 1 अपॉन √7 प्लस √11 प्लस तीसरा टर्म दिया 1 अपॉन √11 प्लस √15 है 15 प्लस इसी तरह से अगर हम nth टर्म जा रहे थे तो nth टर्म का जो पहला वाला जो टर्म है वो √, हमें मिलेगा 4n-1 मिला था, 4n-1। अब देखिए इस 11 से ये वाला नंबर जो नेक्स्ट वाला नंबर है किसी में भी, वो कितना है? 4 ज्यादा है। कितना है? 4 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर मिलने वाला है इसमें 4 ऐड कर दीजिए। तो 4n-1 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 4n + 3 हो जाएगा। तो दिस शुड बी 4n + 3 होना चाहिए था, 4n + 3। रेशनलाइज कर लेते हैं भाई। तो देखिए रेशनलाइज में करेंगे तो हम इसको √7 माइनस √3 मिलेगा डिवाइडेड बाई, देखिए √7 - 3 और इनटू √7 + 3, तो आपको मिलेगा नीचे 7 - 3 मिल गया। सिमिलरली यहां पर जो हमें मिलेगा √11 माइनस √, कितना? 7 डिवाइडेड बाई नीचे 11 - 7 मिलेगा। इस वाले टर्म में हमें √15 माइनस √11 अपॉन 15 माइनस 11 मिलेगा, प्लस अप टू ये वाला जो टर्म होगा √4n माइनस √4n -1 मिलेगा अपॉन यहां पर जो है वो मिलेगा, यहाँ पे √, लगना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा √, ये यहाँ पे √, नहीं, 4n + 3 और माइनस 4n - 1 ये मिलने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नीचे में सब में 4 आएगा, यहाँ √, नहीं होगा भाई, हमने तो शायद पहले सही लिखा था, बाद में गलत कर दिया। -11, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो 1/4 मिला हमें। यहाँ पे देखिए √7 माइनस √3 प्लस √11 माइनस √7 प्लस √15 माइनस √15 √11 प्लस अप टू आपको मिलेगा √4n + 3 और माइनस √4n - 1, ये हमें मिला। अब देखिए यहां पर √7 के साथ कैंसिल, √11 √11 के साथ कैंसिल, √15 पॉजिटिव ये आगे वाले के साथ कैंसिल, ये वाला जो टर्म है इसके पहले वाले टर्म के साथ कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 1/4 इंटू पॉजिटिव में मिला √4n + 3 और माइनस √3। तो दिस शुड बी द आंसर, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिनका आया है दे ऑल आर करेक्ट। सभी को समझ में आया क्या?
सभी को समझ में आया? राइट यस और नो। चैट सेक्शन में सभी लोग यस और नो लिखिए। अब मैं इसका कुछ हिंट जैसा आपको बताता हूं, जिसके पहले भी बताया हुआ है हमने। देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, किसी दो टर्म को ऐड कर लीजिए, किसी भी दो टर्म को ऐड करके n की वैल्यू उसमें 2 जिसमें पुट कीजिएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। किसका है? स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप माइंड से निकाल दें कि हमें स्पेशल सीरीज नहीं, हम स्पेशल सीरीज के बारे में कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, और आपको इसका सम फाइंड आउट करना है, तो कह रहा है कि सम जो है nth टर्म तक फाइंड आउट करना है, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा n के लिए लिखा होगा। तो कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 2 पर आके रुक जाएंगे तो इतने का फाइंड आउट करना होगा, n की वैल्यू 3 लेंगे तो इतने का सम फाइंड आउट करना होगा, n की वैल्यू 4 लेंगे तो इसके बाद का सम फाइंड आउट करना होगा, n की वैल्यू nth यानी कोई भी n लेंगे तो टोटल सम फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या कर लीजिए कि n ले लीजिए। n की वैल्यू 2 लेने का मतलब कि आप सिर्फ 2 ही टर्म का सम लेना चाहते हैं। n की वैल्यू कितना ले लीजिए? 2 ले लीजिए। 2 लेने का मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप n के यानी 2 टर्म का सम आप लेना चाहते हैं, तो 2 टर्म का सम ले लीजिए। 2 टर्म कौन कौन सा हो जाएगा? ये मैं रेड कलर से ले रहा हूं। 2 टर्म का सम जो है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसके साथ मिलेगा। तो 2 टर्म का सम अगर आप लोगे तो उसमें 1 + 1/1 + 2 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, और ये 1 + 1/3 4/3। तो देख लीजिए कि n की वैल्यू 2 रखने पर, यानी कि n की अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म 2 रख रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? थोड़ा सा डाल के ऑप्शन बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? n की वैल्यू 2 आने पर किसमें सम 4/3 मिल रहा है? वेल डन अंजन। तो इस तरह से आप अगर स्पेशल सीरीज अगर n के फॉर्म में दिया हुआ हो तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह पहले वाले का कोई सॉल्यूशन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे करेंगे? ठीक है, इसी तरह से n का कॉन्सेप्ट रखकर, इसी तरह से n का कॉन्सेप्ट रखकर अब बताइए कि ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको कैसे करेंगे? फोर्टीन लिख देंगे वहां पे, 14 क्वेश्चन नंबर 14, और आंसर का ऑप्शन लिखे तो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, राइट योर आंसर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, then the value of this is कोई लिख नहीं रहा है भाई अभी तक। n की वैल्यू ऑड नंबर कह रहा है ना, कोई एक ऑड नंबर ले लीजिए, छोटा सा ऑड नंबर 3 ले लीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होना चाहिए? 3 का पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, प्लस ले लीजिए -1 का पावर 3 -1, यानी कि प्लस है तो उसके बाद वाला माइनस ले लीजिए सिंपली। क्या हो जाएगा? ये -2 का क्यूब प्लस नहीं फिर माइनस,
1 का क्यूब। देख लीजिए तो कौन सा आंसर आ रहा है। ए आ रहा है क्या? इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये यही कह रहा है ना कि n की वैल्यू अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। आप n की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, n की वैल्यू 1 रखकर भी आंसर चेक कर सकते हो। तो 1 रखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 - 1, तो यहाँ से 1 मिल जा रहा है। यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा 1 रखने पर। फिर यहाँ पर रखोगे तो ये तो 0 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 पर ही रख के देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से स्पेशल सीरीज वाले में अगर n के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप प्रोसीड कर पा रहे हो कि नहीं इसको ऑप्शन के थ्रू। क्लियर है भाई? चलिए, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप थोड़ा सा करना सीखिए, ये टेक्निक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इज 4। तीसरा जो टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 4 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, तो उसके पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आनंद राज ने आंसर दिया, आनंद कुमार ने भी आंसर दे दिया, अंजन ने आंसर दे दिया, रोशन ने आंसर दे दिया, और सबका आंसर सही आ रहा है। गुड, आनंद राज ने, हाँ तान्या ने भी आंसर दे दिया। और कोई नहीं देगा आंसर? अनमोल प्रिया ने दे दिया। चलिए, बहुत लोग, बहुत खूब, सभी का लगभग आंसर और बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कह रहा है कि ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन the roots of then the equation ax² + 2bx + c equals to 0 and dx² + 2ex + f equals to 0 have a common root। ये कर सकते हैं क्या? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम ये क्लासरूम में कराया गया? 22? आनंद, अच्छा 21, इसको छोड़ दीजिए, ये कॉमन रूट अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए। 22 को अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट, यहाँ पे कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट का यूज है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए। The length of two larger sides are 10 and 9. Larger side जो है 10 and 9 है respectively. If the angles are in AP, then find the length of the third side.
क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए। ट्वेंटी थ्री का ई, गुड। कैसे फाइंड आउट किए अंजन, एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, कैसे फाइंड आउट किए? यस सर, कर सकते हैं। हाँ सर बोलो। सर एंगल एपी में है ना, तो एंगल हाँ। को मतलब कि कॉमन डिफरेंस को 30 ले लिए और सर 30 ही ले लिए। तो जैसे फर्स्ट एंगल हमारा 30 हो जाएगा, सेकंड एंगल जो होगा 60 हो जाएगा, थर्ड एंगल 90 हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना सर। तो इसका लार्जेस्ट साइड 10 दिया है, हाइपोटेनस 10 है, या परपेंडिकुलर या बेस मानते हैं 9 हो गया। तो उससे मैं थी पाइथागोरस थ्योरम से लगाकर सर एक साइड निकाल ली है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक सही अप्रोच है ये। चलिए, तो इसने थोड़ा सा बस यहाँ पे ये किया हुआ है कि इसने एग्जैक्ट एंगल मान लिया, जबकि एग्जैक्ट एंगल यहाँ पे आपको पता शायद नहीं चले। देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में अगर आप 3 एंगल देखना चाहो तो एक एंगल मान लीजिए ए माइनस डी हो, दूसरा एंगल ए हो और तीसरा एंगल ए प्लस डी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3a की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से a की जो वैल्यू है वो मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री। इतना हम कह सकते हैं, यानी एक एंगल जो है वो 60 डिग्री मिलेगा, इतना हम कंफर्म कह सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एंगल 60 डिग्री मिला। ठीक है, अब जो यहां पे ये भी समझ लीजिए, अब इसके पहले वाला जो एंगल होगा, यानी कि ये मिडिल एंगल मिला है, बीच वाला एंगल मिला है, इसके पहले वाला एंगल 60 से कम होगा, लेस देन 60 हो 60 होगा, और इसके बाद वाला एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा, ये कह सकते हैं। यानी ये जो एंगल होगा, सपोज कीजिए कि ये एंगल a प्लस डी है, a प्लस डी है, तो a प्लस डी के सामने का जो साइड है वो 9 हो जाएगा। 60 के सामने का अगर मान ली इसका लेंथ हमें नहीं पता है, और ये सबसे छोटा साइड होगा, सबसे छोटा साइड इसका जो अपोजिट साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसाइन एंगल फॉर्मूला लगा लेंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगा लेंगे, तो हम कहेंगे cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितना होगा कोसाइन के टर्म में। देखिए, कोसाइन के टर्म में अगर देखो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, अगर यहाँ थीटा एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोसाइन एंगल कॉस थीटा जो होगा, इस एंगल को बनाने वाले जो साइड है उनका होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस उसका अपोजिट साइड सी स्क्वायर, यानी थीटा के सामने का जो साइड है, अपॉन 2ab, ऐसा आप बोलते हो 2ab। तो यहाँ पर ये cos 60 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज 2ab का मतलब क्या होगा, 2 इंटू ए का मतलब 10, b का मतलब हो गया 9। तो ये cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है भाई, यहाँ पे 100 हो गया प्लस 90 हो गया 81, तो 181 हो गया ये, माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 90 बोल सकते हैं भाई, 2 इंटू 90, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप बोल सकते हो कि 90 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 181 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मिलेगा 181 माइनस 90। तो x की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? ये तो कुछ अलग आ गया। अच्छा, आपने भी ऐसे ही किया है। सी आंसर, किसका आंसर सी आ रहा है? सी क्या है? सी जो है 5 नहीं आएगा। 5 जिनका आ रहा है वो गलत है। √19 आएगा इसका आंसर। ये कितना हो जाएगा? ये 1, ये 9, √91 होना चाहिए था एग्जैक्टली। √91 होगा। नहीं नहीं, √91, ये ठीक है, 19 दिया है कि 1 दिया हुआ है? 9 गलत आंसर है। √91 होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। अनमोल प्रिया का सही आंसर है। अनमोल प्रिया का आंसर सही है। ठीक है, अनमोल प्रिया का आंसर सही है। उससे नहीं करेंगे। 19 नहीं होगा भाई, आंसर गलत दिया हुआ होगा फिर, अगर ये दिया हुआ होगा तो। ठीक है, √91 शुड बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ए वाले गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं। ठीक है ना? वैसे भी आप देख लो कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा भाई। एक 60, एक ये केस हो सकता है, लेकिन उस केस में ये साइड्स नहीं होंगे। अगर किसी ने बोला कि सर एक एंगल 60 ले लिया, दूसरा एंगल 30 हो गया और तीसरा एंगल 90, ऑफ कोर्स ये एपी में होंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एपी में होंगे तो अगर देख लीजिए, मान लीजिए एपी में है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो होगा 10 हो गया, ये 9 हो गया। तो बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग दो साइड्स दिए हुए हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ये चीज नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से कोई थ्योरम फॉलो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक 60 है, ये इतना है। साइड्स निकालने जाएंगे तो आपको साइड का रेशियो भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला वाला आंसर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया सभी को, ये बताइए पहले। तो वो जो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा वो फिर से बता दें। हाँ, कॉस वाला। अच्छा, कोसाइन फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। कोसाइन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और इस कॉस एंगल का, इसका कॉस नहीं, कॉस थीटा, तो ये थीटा एंगल जिन दो साइड से मिला है ना, मान लीजिए ए और बी साइड से मिला है, 3 साइड्स होते हैं भाई, तो कोई भी एंगल बनाने के लिए 2 साइड चाहिए होता है। तो जिन 2 साइड से मिलकर बना होता है उसके होल स्क्वायर का सम ले लेते, उसके स्क्वायर्स का सम ले लेते हैं, और माइनस इस थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है उसको माइनस का होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, जिनसे मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है? वो a प्लस डी है। सबसे छोटा वाला साइड कौन सा होगा? वो क्या होगा? a माइनस डी होगा। और जो मिड वाला साइड होगा वो 60 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटे वाले साइड के जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो a माइनस डी जो है उसके अपोजिट साइड जो है बड़ा होना चाहिए था। उससे हमने देख लिया कि 60 के सामने का ये वाला साइड जो है वो देख ली, ये वाला एंगल कितना था? a माइनस डी है, तो ऑफ कोर्स ये लीस्ट एंगल होगा, तो इसके अपोजिट जो साइड होंगे वो सबसे बड़े होंगे, तो ये 10 हो गया। फिर उसमें a प्लस डी सबसे बड़ा साइड होगा, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये 9 यहां पर हो गया, तो ऑफ कोर्स इसके सामने वाला 60 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन किया आपने, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज इन यूनिटी। n पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी है, तो उनके सम का प्रोडक्ट क्या होगा? देन देयर सम इज, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, देन देयर सम इज, उनका सम क्या होगा ये बताना है आपको, वो ग्रेटर देन इक्वल टू इनसे कंपैरिजन करना है। बता सकते हैं आप? राइट, यस और नो, कुछ रिप्लाई कीजिए तब आगे हम लोग देखें उसको। पॉजिटिव कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कोई आइडिया बताएगा कैसे अप्रोच करेंगे यहां पर? देखिए यहां पे भाई एम जीएम इनइक्वालिटी लगाएंगे। एम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा जीएम, ज्योमेट्रिक मीन से। ये पढ़े हो क्या, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, किसके लिए? फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये बात होती है। अब एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ये होता है a1 प्लस a2 प्लस a3। मान लो एन नंबर हमने ये दिया a1 a2 a3 an, ये एन नंबर है, तो इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इन सब का सम डिवाइडेड बाई एन, ये ग्रेटर इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन। एन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है सबका प्रोडक्ट ले लीजिए, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू अप टू an, जितने भी नंबर है उन सबका प्रोडक्ट लेके पावर 1/n ले लेंगे, पावर 1/n। अब ये कह रहा है कि ये जो सभी नंबर के प्रोडक्ट यूनिटी है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी रहे 1 हो जाता है, तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि इन सब का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an अपॉन n, ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल गया। अब n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू n के होने चाहिए। यानी कि सम ऑफ द नंबर जो हो वो n से चाहिए, n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि n से बड़ा होना चाहिए, यानी कि वो नंबर जो है वो कभी n से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट, कि जो नंबर है वो कैन नेवर लेस देन n, वो नंबर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन n होना चाहिए। दैट मींस दैट नंबर कैन नेवर बी लेस देन n। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर। समझ में आया क्या ये? तो इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए था कि अगर n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, अगर n नंबर्स आपको दिए हैं a1 a2 a3 an, इस तरह से a1 a2 a3 अप टू an, ये n नंबर्स हैं, ये n नंबर्स आपको गिवन है, सपोज कीजिए n नंबर्स आपको गिवन है, तो इसका अर्थमेटिक मीन जो होगा am, ये क्या होता है, इन सबका सम ले लीजिए, सबका सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू कहां तक, जहां तक नंबर है an तक, an, और इसको डिवाइड कर देंगे हम n से। ये n नंबर्स का एपी अर्थमेटिक मीन होता है। और अगर n नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन निकालने होते हैं तो इन सब का प्रोडक्ट कर देते हैं, a1
इंटू A2 इंटू A3 इंटू अप टू an और उसका पावर 1/n ले लेते हैं। क्लियर है भाई? राइट, यस और नो? चलिए, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सभी लोग कर लीजिए, तो आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 192 आर। रोशन, इसका रिप्लाई आना चाहिए। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। रोशन, आनंद, आनंद राज, अंजन कुमार, सबसे इसका आंसर आना चाहिए। वाह, किसी ने आंसर भी कर दिया। देखकर पता चल जाना चाहिए यहाँ पे। वेल डन, गुड गुड, सभी लोग के सही आंसर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक में भाई कोई भी नंबर होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन में होना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 से 192, तो इसके बाद का 192 आ ही जाएगा, और इसके पहले का करेंगे तो 3 आ ही जाएगा। ये हो रहा है। ये देखिए 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96 होना चाहिए था, लेकिन ये 86 दिया हुआ है, ये कट गया यहाँ पे। 6 से 8 दिया हुआ है, 8 से 10, ये एपी में है भाई, ये नंबर ये तो हो ही नहीं सकता है। ये नंबर 12 से 24 हुआ, तो यहाँ पे यहाँ का कॉमन जो रेशियो देखेंगे तो 2 मिल गया। यहाँ पे कॉमन रेशियो अब 3/2 हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो ये कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको आइडिया चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो नेक्स्ट डीपीपी जो नेक्स्ट हम लोग सेशन लेंगे उसमें पूरा का पूरा, क्योंकि आप उस समय तक आप एचपी भी पढ़ चुके होंगे, और जो हाँ ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन इसके बाद होगा। ठीक है भाई, इसके बाद ऑफलाइन सेंटर होंगे, ऑफलाइन आकर आप आपका डीएसएस होगा, तो उसमें हम लोग स्पेशल सीरीज और एचपी के जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक 2 डीएसएस और इस चैप्टर के लिए लगेंगे, डीपीपीस के लिए, और ऑफलाइन सेंटर में आएंगे तो हम लोग वो वाला भी पार्ट देख सकते हैं जो उसके पहले का अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो। ठीक, आप लोग को ये रिमाइंड करा दिया जाएगा, ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा पूरा डिटेल कि कब से खुल रहा है। अभी मुझे ये आइडिया नहीं है कि अभी छठ के बाद कब से ओपन हो रहा है, तो जो भी ओपन होगा नए सेंटर पे ही होगा, और आप लोग का क्लास 11 पूरी तरह से ऑफलाइन ही चलेगा। आपका जो डीएसएस होगा या कोई भी क्लासेस भी होंगी तो आपके ऑफलाइन ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा बहुत लैग कर रहे हो, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं कुछ और जब क्लासरूम का परफॉर्मेंस देखते हैं तो बिल्कुल अलग होता है। तो हम लोग बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने वाले हैं इस इश्यू को भी। ठीक है, मिलते हैं छठ के बाद। एक मैंने आप लोग के लिए ये लिया हुआ है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, हाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग। सभी को दिख रहा है? सो हैप्पी छठ सभी को। ठीक है, मैं खुद से अपनी बेइज्जती खुद से करा रहा हूं आपके लिए। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बाय बाय एवरीवन एंड हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं छठ पूजा के बाद। ओके, बाय बाय एवरीवन।
You all are most welcome.